यूट्यूब के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज फिर से बहुत दिनों बाद हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं अपने नए वीडियो के साथ। और काफ़ी दिनों में हम बाहर थे, इसलिए हम आपको समय पे आपका जो हमने आपसे वादा किया था वो हम आपको नहीं दे पाए। और हम अपने जैसे कि हमारे पिछले अंडरस्टैंडिंग एग्रीकल्चर में पिछले लेक्चर में हमने ये बताया था कि फोटोसिंथेसिस ये इम्पोर्टेंट है। इससे फोटोसिंथेसिस फूड बनाता है और फूड एनर्जी प्रोवाइड करता है और एनर्जी से सारे लिविंग बीइंग फंक्शनल होते हैं, लिविंग्स फंक्शनल होते हैं। तो इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं आज कि जो हमारा फोटोसिंथेसिस है, हमने जैसे पिछले में बताया था कि देयर आर 3 इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर फोटोसिंथेसिस। वन इज सोलर रेडिएशन, सेकंड इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड थर्ड इज योर लीव्स। सो हम आज जो बात करेंगे ये हम बात करेंगे कि सोलर रेडिएशन कैसे इम्पोर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो हम बात करते हैं सोलर रेडिएशन, तो सोलर रेडिएशन 3 तरीके के यूज होती है फोटोसिंथेसिस के लिए: क्वांटिटी, क्वालिटी एंड ड्यूरेशन। क्वांटिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी means concentration or intensity. Concentration or intensity of sunlight. This is varying between season to season. मतलब ये सीजन टू सीजन वेरी करती है। वार्म सीजन में ज़्यादा सनलाइट क्वांटिटी में अपलोड होता है एज कंपेयर टू कूल सीजन। वार्म सीजन में ज़्यादा पौधों को सोलर रेडिएशन मिलता है फोटोसिंथेसिस के लिए एज कंपेयर टू कूल सीजन से। सो क्वांटिटी इज एन इम्पॉर्टेंट। एक और चीज़ होती है जो नियर टू इक्वेटर मीन्स जितना भी प्लांट की क्रॉप की जो सिचुएशन होगी नियर टू इक्वेटर होगी, उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में सोलर रेडिएशन या सनलाइट पौधों को उपलब्ध होगी फोटोसिंथेसिस। इसी तरीके से क्वालिटी में जब हम बात करते हैं तो ये होता है कलर। कलर की बात करते हैं। कलर हमारा बहुत सारे कलर हमारे फोटोसिंथेसिस में होते हैं, बट विजिबल कलर जो होता है वो होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब इसमें जो ये है ब्लू और ये रेड, ये जो 2 कलर है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्रॉप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ब्लू कलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ एंड रेड कलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। सब फोटोसिंथेसिस से ही गवर्न है। तो सोलर रेडिएशन फोटोसिंथेसिस में जो कलर का इंपॉर्टेंट रोल है मीन्स लीफ एरिया उसको ज़्यादा करेगा ब्लू कलर में। लीफ एरिया टर्न्स इनटू द रिप्रोडक्टिव फेज, देन इट्स रिक्वायर रेड कलर सोलर रेडिएशन। ड्यूरेशन मीन्स टाइम ड्यूरेशन, टाइम रिक्वायर फॉर फ्लावरिंग। यहाँ पे जो हम ड्यूरेशन की बात करते हैं सोलर ड्यूरेशन के लिए, सो टाइम रिक्वायर्ड फॉर फ्लावरिंग ऑन द बेसिस ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर फ्लावरिंग सोलर रेडिएशन ड्यूरेशन, देयर आर 3 टाइप ऑफ क्रॉप: short day crop plant, long day plant and day neutral plant. Day neutral plants.
In case of sour day plant means less than 12 hour daylight. याद रखिएगा, daylight is required for flowering and such plant is known as sour day plant. अब जैसे आपका राइस है, राइस की फ्लावरिंग के टाइम पे आप देखिए ड्यूरेशन कम हो जाता है, तो सार डे प्लांट हो गया। इसी तरीके से लॉन्ग डे प्लांट मोर देन 12 आवर्स डे लाइट रिक्वायर फॉर फ्लावरिंग, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वीट। इसी तरीके से डे न्यूट्रल प्लांट मीन्स 12 आवर्स डे एंड 12 आवर नाइट आर रिक्वायर्ड फॉर फ्लावरिंग। तो इसका बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, हम सनफ्लावर को भी इसमें रख सकते हैं, सनफ्लावर को इसमें रख सकते हैं। इस तरह ऑन द बेसिस ऑफ सोलर रेडिएशन, एज वी सेड अर्लियर दैट photosynthesis is governed by 3 factors and solar radiation is the one, and solar radiation, the impact of solar radiation on photosynthesis is governed by quantity, quality and duration. And quantity is concentration of light, it varies with the season, and warm season receive more solar radiation, plant receive more solar radiation under warm season, but it as compared to cool season. Similarly, near to equator, plant grown or near to the equator receive more and more solar radiation, and far to equator receive less and less solar radiation. Similarly, solar color, radiation color also decided the nature of plant growth. For example, blue color decide the vegetative growth, and R color, red color decide the reproductive growth. Duration, on the basis of duration आगे बताएंगे आपको, vernalization etc etc. So on the basis of duration there are 3 type of plants: sour day plant and long day plant and day neutral plants, and less than 12-hour daylight is required for flowering. On the basis of flowering means how much solar duration is required to achieve the flowering by any crop. On the basis of that, sour day plant, long day plant and day neutral plants is categorized. Now I am coming on the second part. That is carbon dioxide. Carbon dioxide, as you know that carbon dioxide is an important ingredient of photosynthesis. In the absence of carbon dioxide, photosynthesis cannot be occurred. So as you know that at the present day, the level of carbon dioxide in the atmosphere is around 400 ppm, and it is believed that increasing the carbon dioxide concentration up to a certain limit increase the photosynthesis. So on the basis of carbon dioxide consumption and their resultant first photosynthetic product, the plant or crop can be divided into 2 types: C3 plants and C4 plant. Now there is a big difference between C3 plant and C4 plant. For example, definition. C3 plant follow the C3 pathway or Calvin pathway for the photosynthesis. C4 pathway or Hatch and Slag pathway. C4 plant followed the C4 pathway, or you can say Hatch and Slag pathway. C3 plant favor the C3 pathway. How C3 pathway? It is the defined first photosynthetic product, PS product. So C3 product मतलब
phosphoglyceric acid. Glyceric acid. This is the C3 means C, C and C. The first product of the C3 plants is having 3 carbon atoms, and in case of C4 plant, this is oxaloacetic acid. They have 4 carbon in their first product. That's why they are called C4 plant, and this is called C3 plant. Seagen. C3 seagen is mostly C3 crop favors are like this cool season. However, C4 likes warm season. Then presence means ki dominancy. So 95% of the crop on the earth is C3 crop. 5% of the crop on the earth is C4 crops. After that, presence, conditions means favors temperate condition, tropical condition. Means C3 crop loves temperate condition, however C4 crop loves tropical condition. Now next, you can say cranch anatomy. cranch इम्पोर्टेंट है, जो C4 प्लांट में ये होता है, C3 प्लांट में एब्सेंट होता है, C4 प्लांट में प्रेजेंट होता है. देन another difference between chloroplast. Photosynthesis occurs in mesophyll cell, and here mesophyll plus bundle sheath cell. Then CO2 acceptor. जैसा कि हमने बताया कि जब 2 हैं इसमें, तो CO2 acceptor means these are accepting the CO2. तो CO2 acceptor इसमें 1 होगा, इसमें दोनों हो गए बंडल शीथ एंड मेसोफिल, तो इसमें 2 CO2 acceptor होगा. Now secondary acceptor. सेकेंडरी एक्सेप्टर एब्सेंट होगा और इसमें प्रेजेंट होगा. नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस कब कब होती है C3 में? फोटोसिंथेसिस ओनली व्हेन स्टोमेटा ओपन, एंड हियर स्टोमेटा क्लोज में भी फोटोसिंथेसिस होती है. इंपॉर्टेंट चीज है कि वंस ये क्या करते हैं कि ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन स्टोमेटा वर ओपन, दे ट्रैप द कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टोर इन देयर सेल, एंड दे वर्क, देयर फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी वर्क while stomata is closed, also work while stomata is closed. So this is the important thing for the C4 plant. So photosynthesis, stomata is occur and open. Then temperature requirement is low, means C3 plant loves low temperature, high temperature. Temperature requirement is high. Efficiency of the photosynthesis low because only one mesophyll cell. Photosynthesis high because photosynthesis occur in dual bundle sheath cell and
मेसोफिल सेल्स। देन फोटो रिस्पायरेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है फोटो रिस्पायरेशन। मीन्स respiration occurs in the presence of light is known as photorespiration. So in case of C3 plant it's occur, but in case of C4 plant it is absent. Photorespiration, then you can show CO2 fixation means CO2 fixation is slow in case of C3 plant and high in case of C4 plant. And last example, you can say example C3 plant wheat, rice, C4 plant sugarcane, maize. So these are the carbon dioxide. If you increase the concentration of the carbon dioxide, your photosynthetic activity increase, and it also governed by the nature of the crop, means C3 crop and C4 plant. So it decided by the what is the nature of the crop to utilize the carbon dioxide. And as you know that the concentration of the carbon dioxide is reached up to 400 ppm, and by it is estimated that by the end of this century it could surpass 1000 ppm. So carbon dioxide assimilation is the major target for photosynthesis activities, and which ultimately make the food and decide the carbon nitrogen metabolism in the plant. So these are the second parameter. Now leaf area and leaf area index means the area which is directly responsible to absorb solar radiation and carbon dioxide for photosynthesis is the major factor to grow for the crop. And leaf area, all the scientists across the world, all the agricultural scientists across the world are involved to modifying these two parameters, either in sense of their function or in sense of their area or sense of their metabolism or sense of their translocation. There are so many things. So all the scientists involved in agricultural arena is mostly targeting to modification in leaf for better photosynthetic और better absorbance of solar radiation. तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है, और आपको हमारा अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हम क्षमा प्रार्थी हैं कि हम थोड़ा देर में वीडियो ला पा रहे हैं अपने कुछ और प्री ऑक्युपाइड असाइनमेंट के वजह से। सो हम फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, नए एपिसोड में। आप बने रहिएगा। आपको जैसे हमने बताया कि हर लिविंग बीइंग, फंक्शनल लिविंग बीइंग को एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी फूड से आती है, वो फूड फोटोसिंथेसिस से बनता है, वो फोटोसिंथेसिस होती है सोलर रेडिएशन के प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में और लीव्स के प्रेजेंस में। सो इसके साथ ही हम आज के अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। एग्रो नॉलेज के दर्शकों से मेरा विनय अनुनय है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।